हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका चैप्टर आज हम लेके आए बेटा, हमने सीखा और समझा, ये पार्ट 4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक आयत की लंबाई जो है मेरे बेटा वो 6 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है उसे हम 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। देखो, लंबाई का मतलब लेंथ होता है जिसे हम स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चौड़ाई का मतलब ब्रेथ होता है जिसको हम बी लिख सकते हैं। तो इसका परिमाप हमें सेंटीमीटर में बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना? तो लंबाई कितनी है? 6 है, चौड़ाई 4 है, तो जोड़ दो, कितना हो गया? 10, यानी 20 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? भुजा हमें दी हुई है वर्ग की, और वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, वर्ग की सभी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मेरे बेटा होता है 4 गुना भुजा, या आप समान भुजा लिख सकते हैं। तो भुजा हमें 5 दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है ना? और क्या याद करना है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या भुजा की पावर 2। ठीक है ना? तो भुजा कितनी दी हुई है? 5, 5 की पावर 2, यानी 5 को 2 बार गुणा कर देंगे, 25 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल याद करेंगे तो पावर 2 हमेशा लगाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कासवी ने कार सजाने के लिए 18 सेंटीमीटर टेप लगाया और अभी 6 सेंटीमीटर टेप और चाहिए। तो बताओ कुल कितने सेंटीमीटर टेप लगेगा? 18 सेंटीमीटर वो लगा चुकी है भाई, और 6 सेंटीमीटर और चाहिए, तो कितना चाहिए टोटल? 24 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले में क्या कहा गया है? एक चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर आएगा? तो लंबाई और चौड़ाई की जब बात होती है तो वो हमारा आयत कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 7 है, चौड़ाई 3 है, तो 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न प्रश्न भी हो गया। पांचवा दिया हुआ है एक वर्ग में 4 भुजाएं हैं। देखो, सीधी सी बात है, वर्ग आप सभी जानते होंगे, वर्ग जो होता है उसमें सभी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये वर्ग है, इसमें 4 भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हैं, हर भुजा 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, या भुजा की पावर 2। तो 6 की पावर 2 कर देंगे, यानी 6×36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में पावर 2 लगाओगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा हो गया। अगला बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे। दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या उनका परिमाप भी बराबर होगा? नहीं भैया, यदि किसी का क्षेत्रफल यदि है तो वो परिमाप के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ या ना में उसका उत्तर देना है और कारण भी बताना है। तो ये हो जाएगा नहीं, पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका रीजन मैं दे देता हूँ। जैसे लंबाई और चौड़ाई किसी की दी हुई है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब मेरे बेटा जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2 गुणा 4 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? और इसी का यदि आप परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप, जिसका सूत्र होता है क्या बेटा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 2 है, चौड़ाई 4 है, कितना हो गया? 6, यानी 12 सेंटीमीटर। तो क्या जरूरी थोड़ी है 12? ये सेम आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो नहीं होगा इसका। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, जरूरी नहीं है आप 3 4 6 7 कुछ भी रख के कर लीजिए। मैंने 2 4 रखा था। अगला प्रश्न है, अगर एक कपड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर गोटा लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर धागा चाहिए? जब भी चारों तरफ लगाना है कोई भी चीज, बॉर्डर में लगेगी, हमेशा परिमाप ज्ञात होगा। लंबाई चौड़ाई का मतलब हो गया आयत, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 10 है। ठीक है ना? और चौड़ाई कितनी थी इसकी? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो 4, तो 2 गुणा 14, यानी 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर धागे की जरूरत पड़ेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर में, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर लिख लो या मीटर स्क्वायर लिख दो। उस बगीचे की एक भुजा कितने मीटर की होगी? देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2। ठीक है, अब ये वर्ग का कितना दिया हुआ है 49 बराबर भुजा की पावर 2। यहाँ से पावर 2 हट जाती है बेटा और सामने लग जाता है वर्गमूल। ठीक है ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 49 का निकालोगे, दो दो के जोड़े बनाओगे, दो दो के क्या बनाओगे जोड़े, तो ये जोड़ा बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 मीटर, यानी भुजा की जो लंबाई होगी वो 7 मीटर होगी। ये हमारा 8वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार की होती है? बेलन के आकार की देखो थाली नहीं होती, प्लेट नहीं होती, कागज नहीं होता, वो होता है हमारा ग्लास। ठीक है, ग्लास इसका आंसर हो जाएगा। अगला, घनाभ की 3 मुख्य माप कौन कौन सी होती है? मेरे बेटा लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। और क्या होती है? ऊंचाई। ये 3 माप होती है इसमें, ठीक है ना, घनाभ में। अगला, एक समतल कागज में कितनी इकाइयां होती है? जब उसे डिब्बे में बनाया जाता है तो कौन सी अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त होगी? देखो समतल कागज जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, एक कागज होता है, तो कागज में जो होती है उसमें 2 इकाइयां होती है, एक तो होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। ठीक है ना, और जब आप इसको डिब्बा बनाओगे, जब आप इसको डिब्बा बनाओगे तो देखो लंबाई आएगा, चौड़ाई आएगा, इसमें एक चीज और बढ़ जाती है डिब्बे में, वो है ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना, यानी इसमें जो एक अतिरिक्त इकाई बढ़ेगी मेरे बेटा, वो बढ़ेगी यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, डिब्बा जैसे आप बनाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आकृति गुणन के बाद केवल एक बार में अपनी मूल अवस्था में आएगी? देखो वर्ग जब आप गुणन कराते हो 4 बार घूमता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं समबाहु की, ठीक है, त्रिभुज, ये घुमाओगे तब ये 3 बार घूमेगा। गोला अनंत बार, बहुत सारी गुणन करती होती है इसकी, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, और पंचभुज मतलब 5 भुजा, ये सम पंचभुज होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगी 5। ये सम, तो ये ध्यान रखना पंचभुज है ना, ये अपनी एक बार में मूल अवस्था में नहीं आएगी। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, समपंच, ये पंचभुज लिख देंगे अपन इसको। अगला, अगर एक वस्तु गुणन करने पर 3 बार में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है तो आकृति कितना भुजाएं होंगी? 3 बार में लौट रही है तो 3 भुजाएं होंगी, और 3 भुजाओं को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे बेटा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज आएगा। अगला, निम्न में से 3D आकृति कौन सी है? ये फुटबॉल हो जाएगी। ठीक है ना, फुटबॉल 3D आकृति कहलाती है हमारी। ऐसे दरवाजा भी हो सकता है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, पत्ता भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होने को तो देखो फुटबॉल तो कंफर्म है, 3D आकृति होती है। दरवाजा मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा क्या बंद कर देते हैं तो वो 2D की तरफ दिखाई देता है, तो इसलिए फुटबॉल आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, फुटबॉल। अगला, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग है उसकी चारों भुजाएं यदि बराबर है और इसको घुमाया जाए तो कितनी बार में मूल अवस्था में आएगा? तो वर्ग 4 भुजाएं हैं, चारों भुजा समान होती है, तो 4 बार में ही अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। ठीक है ना, अगला, अगला क्या है? अपने स्कूल के बैग में कौन कौन सी 2 वस्तुएं ढूंढो जो त्रिमीय हो और उसका नाम भी लिखना है। देखो मेरे बेटा, त्रिमीय का मतलब होता है 3D आकृति। ठीक है ना, क्या होता है? 3D आकृति। देखो आपके स्कूल बैग में पानी की बोतल होगी, पानी की बोतल, ये 3D होती है। ठीक है ना, और लिखना चाहे पेंसिल का बॉक्स या पेंसिल बॉक्स लिख दो, पेंसिल भी हो सकती है। ठीक है ना, पेंसिल भी आपकी 3D होती है। ठीक है ना, किताब, किताब भी आपकी क्या होती है? 3D आकृति होती है। ठीक है ना, और लिखना चाहो तो टिफिन बॉक्स, और क्या हो जाएगा? टिफिन बॉक्स हो जाएगा। ये भी हमारा 3D आकृति कहलाती है। 2D चिपटी होती है, जैसे कागज हो गया। ठीक है ना, जिसकी 2 ही आपके आयाम होंगे, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। जैसे पानी की बोतल होती है या हमारे बेलन के आकार की होती है। ठीक है ना, तो वो 3D आकृति है। तो ये जो है 3D आकृति कहलाती है, त्रिमीय आकृति कहलाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, चूहे ने 2-2 की छलांग लगाकर दौड़ पूरी की, अगर उसे 30 मीटर लंबी है तो उसे, अब देखो 2-2 की छलांग लगा रहा है, तो यानी 15 छलांग लगानी पड़ेगी उसको। कितनी लगानी पड़ेगी बेटा? 15 छलांग लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगला चलते हैं, 17वां हो गया। 18वां, 1 से 60 के मध्य 3 और 4 के समान गुणज बताओ। 3 और 4 का पारा लिख दो। 3 6 3 3 9 12 15 18 21
24, 27, 30। मध्य का मतलब हो गया 60 से पहले लेना है, ठीक है ना। ठीक है ना, 1 से 60 के मध्य मतलब हो गया 1 और 60 नहीं लेना, उससे पहले तक लेना है। तो 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 नहीं लेना है ना। चार की हम लिखो इसी प्रकार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 24, 28, 32, 36, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56। ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको इनको समान गुना, समान मतलब दोनों में मिल रहा हो, 12 मिल रहा है, ठीक है ना, 24 मिल रहा है और 36 मिल रहा है, इसके बाद 48 मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर लिख दो, 12, 24, 36 और 48, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 लड्डू को बराबर बांटने में कितने तरीके हो सकते हैं। देखो 24 का पहले गुणनखंड निकालो। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 24 होता है। गुणनखंड का मतलब होता है किसकी संख्या का भाग जाता है। तो इन सभी संख्याओं का भाग 24 में जाता है। कितने कितने समूह बनेंगे देखो, पहले बनाते हैं 24 में भाग 1 का 2, 24 समूह बनेंगे। 24 का भाग 2 का 2, 2 से 2 12 आएंगे। 24 का भाग 24 में भाग 4 का 2, 6 आएगा। 24 में भाग 8 का 2 कितना, 6 भी तो रह गया अभी। 6 का भाग 2 कितनी बार आएगा, 4 बार। 24 में भाग 8 का 2 3 बार। 24 में भाग 12 का 2 2 बार। और 24 में 24 का भाग दोगे कितनी बार आएगा, 1 बार। तो ये समूह इस टाइप से बन जाएंगे, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। 20वां क्या है, 15 का सबसे छोटा ऐसा गुणज कौन सा होगा जो 5 और 3 दोनों का भी गुणज है। 15 का सबसे छोटा गुणज, तो देखो 15 का गुणज होता है, 15 से शुरू करो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 थी 45। देखो 15 का सबसे छोटा गुणज 15 भी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये 5 और 3 के पहाड़े में भी आता है देखो, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, तो इसका आंसर 15 ही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी 2 के गुणज है। 2 के गुणज मतलब 2 का भाग जाता है। 8 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 24 में भी जाता है और 44 में भी जाता है। तो ये सभी क्या है, 2 के गुणज कहलाएंगे। गुणज का मतलब हो गया पहाड़ा एक तरह से। ठीक है। अगला है, एक बच्चा 6 की छलांग लगाता है, वह 60 मीटर की दूरी पूरी करना चाहता है। तो देखो 60 में 6 का भाग दे दो, तो यानी कितना आ जाएगा, 10। यानी 10, वह 60 मीटर पूरी दूरी पूरी करने में कहाँ कहाँ पहुंचेगा। अच्छा, पहुंचेगा कहाँ कहाँ बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना, 6 का गुणज लिख दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजो 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 और 6 दई 60। तो इस सब जगह पहुंचेगा वो, पहले 6 पर, फिर 12 पर, फिर 18, फिर 24 पर, ऐसे पहुंचता पहुंचता फिर 60 पर पहुंचेगा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 23वां है, अगर एक टाइल 4 फुट लंबी है और चौड़ाई जो है 1 फीट है, ठीक है ना, तो 20 फुट की जमीन को पूरी तरह ढकने के लिए, जमीन जो है, ये जमीन है, इसको ढकना है, और इसमें कितनी टाइलें लगेंगी। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना, इसका पहले क्षेत्रफल निकालो। टाइल लगानी है मतलब क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई का मतलब हो गया हमारा आयत। तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 गुणा 1 बराबर हो गया 4 फीट स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। 20 फीट की जमीन है, तो 20 भाग 4 दे दो, यानी 5 टाइलों की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी हमें, जरूरतें पड़ेंगी 5 टाइलें। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला चलते हैं 24 पे। किसी संख्या के सभी गुणज, गुणनखंड वही संख्या होती है जिनमें उनका पूरा पूरा भाग जाता है। 18 के गुणनखंड लिखो। 18 गुणनखंड मतलब 18 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25वां देखते हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 1 लिखो, इसके पीछे 1 2 3 4 उतनी जीरो लगा दो। ठीक है। 2 लिखो, इसके पीछे 3 संख्या है। 4 लिखो, इसके पीछे 2 संख्या है। 3 के पीछे 1 संख्या है और 0। ठीक है। दूसरा क्या है, 50,891। तो 5 इसके पीछे 4 संख्या, 0, 8 के पीछे 2 संख्या, 9 के पीछे 1 संख्या और सिंगल 1। तीसरा पॉइंट 33,004। 3 इसके पीछे 4 संख्या, 7 इसके पीछे 3 संख्या। ठीक है। फिर 0, फिर 0 और फिर 4। अगला चौथा है 64,950। पहले 6 लिखो, इसके पीछे 4 संख्या। 4 लिखो, इसके पीछे 3 संख्या। 9 लिखो, इसके पीछे 2 संख्या। 5 लिखो, इसके पीछे 1 संख्या और फिर 0। ठीक है। ये लिए 25% कंप्लीट हो गया। ठीक है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्याओं में
अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखने हैं। देखो पहले में 4 ही रहा, कितनी संख्या बाद है, 1 2 3 4, इसके पीछे 4 संख्या, इस प्रकार करना है बस, ठीक है। 4 लिखो, कितनी संख्या है, 2 संख्या, फिर दूसरे 4 के पीछे 1 संख्या, ठीक है। तीसरा 4 ये रहा, इसके पीछे कितनी संख्या है, 3। चौथा 4, इसके पीछे कितनी संख्या है, 2, और 1 और 4 है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। पांचवा 4 कहाँ, ये रहा, इसके पीछे कितनी संख्या है, 3, और छठे में 4, इसके पीछे कितनी संख्या है, 4, 4 जीरो, ठीक है ना। उतनी जीरो लगानी है, कुछ नहीं करना। अगला देखते हैं 27वां, संख्याओं को आरोही क्रम में बनाना है। अब देखो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटी हो गई 51,326, इसके बाद इससे बड़ी 52,316, फिर 53,261 और 56,321, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटी 70,214, फिर 71,402, फिर 72,410 और फिर 74,120, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। फिर इसमें देखो, इसमें आएगा 80,593, फिर 83,059, फिर 85,930 और लास्ट में 89,503, ठीक है। चौथा पॉइंट सबसे छोटी देखो इसमें 90,124, ठीक है। फिर आएगा 90,241, फिर आएगा 90,412 और फिर 91,042। ये लीजिए पूरा प्रश्न 27वां ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला बढ़ते हैं 28वें की तरफ, अवरोही यानी बड़े से छोटा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 52,413, फिर 54, पहले आएगी 54,000, 54,321, फिर 52,413, फिर 45,231 और फिर 43,512। बड़े से छोटा लिखना है, ठीक है ना, अवरोही में। दूसरा पॉइंट 82,031 आएगा, फिर 81,023 आएगा, फिर 80,312 और फिर 80,213। अगला तीसरे में क्या आएगा बेटा, तीसरे में है पहले 96,540, फिर 96,405, फिर 95,640 और लास्ट में 94,650, ठीक है। चौथा पॉइंट सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, 7,632, 7,623, 7,362 और 7,236। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये लास्ट नहीं अभी तो इसके बाद एक और है। इनमें संख्याओं में देखो, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है, या दोनों बराबर है। इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, इनमें दोनों ये वाली बड़ी है, ठीक है। इसमें इधर वाली बड़ी है, ये इसमें इधर वाली संख्या बड़ी है, इसमें इधर वाली संख्या बड़ी है, इसमें इधर वाली बड़ी है, और इसमें 21,000 ये वाली बड़ी है, ठीक है ना। ये साइन लगाने है केवल। अगला ये लास्ट प्रश्न है, खाली बॉक्स बनना है। कितने का भाग दे जिससे 70 आ जाए, 7 का भाग दे, ठीक है ना। और 70 और 230 जोड़ो, कितना आएगा, 0, 7 और 3 10, 3 यानी 300। इससे गुणा किया जाए इसको 20 से, 15 दूना 30 यानी 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 अभी कंप्लीट हो गया। और ये लीजिए बेटा, हमने आपका पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, पूरी बुक ही खत्म हो गई है शायद, है ना। और बिल्कुल आसान तरीके से करें, सारे चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे और बहुत कुछ करेंगे बोर्ड के लिए हम बेटा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।